देखो, आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, जिसका टाइटल है अंडरस्टैंडिंग आवर सिस्टम ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। मतलब अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया है, मतलब कि किसी ने कोई अपराध किया है, क्रिमिनल अपराध अगर किसी ने किया है, तो वो कौन कौन से ऐसे फेज होंगे जिससे वो केस जो है वो एक्चुअल में जस्टिस गुजरेगा। तक पहुंचेगा। ठीक है। तो किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में क्या क्या फैक्टर इंक्लूड रहते हैं, उसके बारे में बस इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है। और एक सोसाइटी में एक अच्छे नागरिक होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कैसे वर्क करता है, क्या क्या उसके प्रोसेस हैं। तो इसीलिए आपके सिलेबस में ये चैप्टर इंक्लूड किया गया है। ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स उनको देखते हैं। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो क्रिमिनल जस्टिस में सबसे पहला जो एक टर्म है वो आता है अक्यूज्ड। अक्यूज्ड का मतलब क्रिमिनल जस्टिस, मतलब कि किसी ने क्राइम किया है और उस क्रिमिनल को एक्चुअल में पनिश करना, यही क्रिमिनल जस्टिस का मोटो है। तो जो जिसके ऊपर वो क्राइम करने का एक्चुअल में दोष है, मतलब कि जिसने वो क्राइम किया है, ऐसा माना जाता है कि जिसने क्राइम किया है, तो उसको क्या बोलेंगे? अक्यूज्ड। ओके। नेक्स्ट है कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल का मतलब होता है कि आप किसी अपराधी को, जैसे पुलिस जो है वो अरेस्ट करती है, तो अरेस्ट करने के बाद आपने सुना होगा कि ये जो है ना बेल पे बाहर आ गए। बेल का मतलब होता है, मतलब कि कुछ कंडीशंस के ऊपर कोर्ट जो है वो एक पर्टिकुलर अपराधी को, मतलब अक्यूज को, अपराधी नहीं बोल सकते, उसको अक्यूज बोलेंगे, मतलब अभी तक उसके ऊपर दोष सिद्ध नहीं हुआ है, बस उसको सिर्फ दोषी माना गया है। तो उसको कुछ टाइम के लिए कोर्ट जो है वो जेल से रिहा करती है। तो इसमें क्या होता है कि बेल की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं या फिर कुछ ऐसे क्राइम होते हैं जिनमें पुलिस जो है वो एक्चुअल में बिना कोर्ट की परमिशन के उस पर्टिकुलर मतलब पर्सन को अरेस्ट कर सकती है, बिना किसी कोर्ट की परमिशन के। तो कॉग्निजेबल का मतलब समझ में आया? पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो उसके लिए पुलिस को चाहिए अरेस्ट वारंट, मतलब कि कोर्ट का परमिशन। अब कोर्ट के बिना परमिशन के अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो वो ऑफेंस कैसा होता है, वो क्राइम कैसा होता है? वो होता है कॉग्निजेबल। ठीक है। कॉग्निजेबल के लिए कोर्ट की परमिशन की आवश्यकता नहीं है, पुलिस किसी को बिना अरेस्ट वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है। उसके बाद में आता है क्रॉस एग्जामिन। क्रॉस एग्जामिन का मतलब आपने कई बार देखा होगा कि पुलिस जो है एक अंधेरे से कमरे में लेके जाती है अपराधी को, और ऐसे टेबल पे मतलब एक उठा साइड के में सर उनको अपराधी। मार मार के हाँ। किया। हाँ, तो वो बताओ तुमने मतलब किया है कि नहीं, क्वेश्चन तो उससे आंसर। हाँ भरवाती है। हाँ, वो जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं? हाँ। क्रॉस एग्जामिन। ठीक है। यस सर। और सर वो सर नहीं, हाँ हाँ, अगर सर वो उस दंड को नहीं स्वीकारते ना तो सर उनको मारते हैं सर। वो तो एग्जैगरेट करके बताते हैं सिचुएशन को, ऐसी सर सिचुएशन नहीं होती है। हाँ, बोलो। सर अगर है ना सर उस आदमी ने बेचारे ने काम किया है या फिर भी सर उसको हाँ हाँ करने के लिए सर मजबूर करते हैं, उसको इतना मारते हैं फिर वो एंड में तनु, जाता थोड़ी देर शांत हो जाओ बेटा, एक बार डाउट पूछने दो। अंजनी, डाउट पूछो। यही की है ना। अगर वो गलत है मतलब सही है तो भी, अगर उसको सर वो अगर सही बोल रहा है तो फिर भी उसको मार मार के कि अभी तक भी सच नहीं बनाया, मारो मारो, तो सर बेटा, जब तक मैं वो आपको बेचारे क्या ने बोल रहा काम हूँ, किया। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, क्रॉस एग्जामिन का मतलब ये नहीं होता कि उसको पिटाई करते हैं। वो तो टीवी सीरियल और मूवी वगैरह में उस सिचुएशन को एग्जैजरेट करके बताते हैं, मतलब कि उसको थोड़ा बड़ा करके बताते हैं। ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन आंसर होते हैं, मतलब आपने क्या क्या अगर क्राइम किया है तो कैसे किया है, नहीं किया है तो आप वहां पे उस वक्त कहाँ पे थे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब नॉर्मल जो इंक्वायरी होती है वो होती है वहां पे। क्रॉस एग्जामिन का मतलब ये होता है कि जो जिसके ऊपर कि मतलब जिसके ऊपर दोष है, मतलब जो अक्यूज्ड है, उससे उसका ओपिनियन जानना और फिर उसको रजिस्टर करना, ये काम होता है क्रॉस एग्जामिन में। ठीक है। मारा पीटा नहीं जाता। नेक्स्ट देखते हैं इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब होता है कि जैसे आपने सुना होगा कि भेदभाव, मतलब कि सोसाइटी में कई सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे अलग अलग लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो इम्पार्शियल का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि एक ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें जो अक्यूज्ड होगा उसके राइट्स का भी ध्यान रखा जाएगा, और जो विक्टिम होगा उसके राइट्स का भी ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि पुलिस जो है एक्चुअल में, पुलिस को पता नहीं है ना, अभी सिर्फ दोष लगे हैं कि हाँ इस इंसान ने ये क्राइम किया है। पुलिस को भी नहीं पता है अभी तक कि हाँ किसने क्राइम किया है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि सिर्फ सुन के, किसी लोग का सुन के वो जो है ना उसको एज ए मतलब क्रिमिनल उसको ट्रीट करे। तो वो दोनों की तरफ जो है ना बिल्कुल बैलेंस्ड एक्चुअल में अप्रोच अपनाते हैं पुलिस जो सिस्टम है। और इसी को बोलते हैं इम्पार्शियल होना, मतलब कि किसी पर्टिकुलर इंसान के प्रति भेदभाव ना रखना, नॉर्मल सिचुएशन में उसको एज ए पर्सन ही ट्रीट करना। ठीक है। नेक्स्ट देखो ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब होता है कि कोई क्राइम अगर हुआ है उसको बोलेंगे ऑफेंस। ठीक है। जैसे कोई भी क्राइम हो सकता है,
वो लॉ का किसी ने ब्रेक किया है वो भी क्राइम है, या फिर कोई इसके अलावा भी कोई क्राइम, जैसे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने कोई सामान चुरा लिया, वो भी क्या है, क्राइम है। ये सारे क्या है, ये ऑफेंस है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि लॉ को जो है वो ब्रेक किया जाता है। नेक्स्ट देखो, टू बी चार्ज ऑफ ए क्राइम। टू बी चार्ज ऑफ ए क्राइम का मतलब होता है कि किसी के ऊपर एक क्राइम का आरोप है कि हाँ इस पर्टिकुलर इंसान ने ये क्राइम किया है, अब इसके ऊपर कोर्ट में एक्चुअल में प्रोसीडिंग्स होंगी, सुनवाई होगी, ठीक है। विटनेस, आपने ये तो अच्छे से सुना होगा। विटनेस का मतलब होता है कि जो क्राइम जब हो रहा होता है और उसको अगर किसी ने देखा है तो उसको क्या बोलेंगे, विटनेस, विटनेस। ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है कि देखो दो तरह के एडवोकेट होते हैं, एक तो पक्ष में लड़ता है चुनाव, एक तो पक्ष में मतलब कि ट्रायल में पार्टिसिपेट करता है, और एक विपक्ष में, मतलब पक्ष किसका, जैसे मान के चलो मैंने कोई क्राइम किया, जैसे मान के चलो मैंने कोई जैसे मान के चलो मैंने कोई नहीं, जैसे मैंने कोई मान के चलो कुछ चीज चुरा ली, ठीक है। अब मेरा भी वकील होगा, अगर मैंने क्राइम किया है तो मेरा भी वकील होगा, और मेरे खिलाफ मैंने जो सामान चुराया है तो जिसने केस किया है पर्टिकुलर उसका भी वकील होगा। अगर यस सर। मुझे कोई वकील नहीं मिलता है, मतलब कि ऐसा कोई क्राइम जिसमें मेरा कोई वकील नहीं है, तो मेरी तरफ से कौन लड़ेगा वो केस, तो उसको बोलेंगे क्या, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मतलब वकील। सरकारी वकील जो होगा वो मेरी बिहाफ पे जो है वो केस को लड़ेगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, क्योंकि कुछ कुछ क्राइम ऐसे होते हैं लेकिन सर जिसमें सरकारी एडवोकेट को तो पता ही होगा कि सर कि आपने कोई चीज चुराई सर, फिर भी वो आपकी साइड से लड़ेगा। बेटा पता किसी को नहीं होता ना कि वो तो ट्रायल का पार्ट होता है कि उसमें फिर फाइनल जजमेंट तो जज देते हैं ना, ऐसे थोड़ी ना होता है कि कई बार क्या है सिचुएशन ऐसी होती है, आपने कई मूवी वगैरह में भी देखा होगा कि आपको लगता है कि हाँ ये पर्टिकुलर इंसान जो है दोषी है, जो अक्यूज है वही दोषी है, लेकिन ऐसा नहीं होता, लास्ट में जाके वो क्या, उसको छोड़ दिया जाता है कि उसने वो क्राइम नहीं किया है, ऐसा कुछ। तो वो ट्रायल के ऊपर डिपेंड करता है कि जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसके बाद ट्रायल्स होते हैं, इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर ट्रायल के बाद में जजमेंट आता है, तभी डिसाइड होता है कि हाँ किसी ने वो क्राइम किया भी है कि नहीं किया, किसी के बोलने से थोड़ी ना होता है। और अपना जो जुडिशरी जो है, जो अपना जुडिशियल सिस्टम है, उसमें एक्चुअल में हर किसी के राइट को प्रोटेक्ट किया गया है, ना सिर्फ विक्टिम के राइट को प्रोटेक्ट किया गया है जो कि मतलब कि उसमें पीड़ित है, बल्कि जिसने क्राइम किया है उसके राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया गया है। आपने एक एग्जांपल सुना होगा, मुंबई अटैक में एक टेररिस्ट था जिसका नाम था कसाब, तो उसको भी एक्चुअल में उसकी तरफ से भी वकील जो है वो कोर्ट में लड़ते थे। वो तो अभी यहाँ का था ही नहीं, वो तो पाकिस्तान का था, सबको पता था कि पाकिस्तान का था, मारा है इसने, फिर भी उसकी तरफ से लड़ा ना किसी ना किसी एडवोकेट ने। तो जब ऐसे एडवोकेट जब किसी के सर वो बिहाफ पे, साबित हुआ ही नहीं ना सर, वो तो वैसे भी। बेटा ये तो ट्रायल का पार्ट है ना, एक केस में एक अक्यूज होगा एक विक्टिम होगा, दोनों तरफ से दोनों वकील लड़ेंगे, अब एक का तो हार होना जरूरी है ना, मतलब दोनों ही तो नहीं जीत सकते ना उसमें, ऐसे। नेक्स्ट देखो, फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल का मतलब होता है कि कोर्ट जो है वो किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देगा, और एज ए लॉ, जैसा लॉ में लिखा हुआ है वैसे प्रोसीडिंग करेंगे, और फाइनल जजमेंट उसी के आधार पर देंगे, मतलब कि जो इन्वेस्टिगेशन में जो रिपोर्ट्स आएंगे उसी के आधार पर जजमेंट देंगे। इसको बोलते हैं फेयर ट्रायल। FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रजिस्टर्ड, अगर कोई क्राइम होता है तो उसके क्राइम के खिलाफ पुलिस स्टेशन में जाके जो पहला जो एक्चुअल में जो आप रिपोर्ट या फिर कोई कंप्लेंट लिखवाते हो उसको बोलते हैं क्या, FIR। डिफेंस लॉयर, डिफेंस लॉयर का काम क्या होता है, डिफेंस लॉयर का काम होता है कि जैसे कोई क्राइम किया है किसी ने, और उस क्राइम करने वाले के बिहाफ पे अगर कोई वकील अगर लड़ रहा है, मतलब जैसे मान के चलो कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, जैसे A पर्सन ने B पर्सन का मर्डर कर दिया, अब A पर्सन जो है उसका वकील जो है वो लड़ेगा कोर्ट में, मतलब लड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि हाथ पैर चलाएगा वहां पे मुक्के चलाएगा, नहीं, लड़ने का मतलब होता है कि उसमें सर वो एक्चुअल में अपनी अपनी सफाई देंगे सर, अपने अपने साइड की। सफाई देने का मतलब वो एक्चुअल में अपनी बात रखते हैं कोर्ट के सामने कि हमने सर ऐसा वही नहीं बात किया, रखना। ठीक है। तो जब कभी किसी के ऊपर आरोप है और उस आरोप को झूठा साबित करने के लिए उसके बिहाफ पे कोई वकील जो है एक्चुअल में कोर्ट में प्रोसीडिंग में हिस्सा लेता है, तो उसको बोलते हैं डिफेंस लॉयर, क्योंकि वो अपने आप को डिफेंस कर रहा है, मतलब अपने जो क्लाइंट है उसको डिफेंस कर रहा है जिसके ऊपर आरोप है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, डिफेंस लॉयर। कई बार ये डिफेंस लॉयर जो होते हैं ये मतलब प्राइवेट होते हैं, कई बार ये एक्चुअल में गवर्नमेंट भी कई बार प्रोवाइड करवाती है, जिसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। तो ये जो वर्ड थे ये इस चैप्टर में आने वाले हैं, बाकी आगे आएंगे तो मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। अब देखो जब भी कभी कोई क्राइम होता है तो आप ऐसा तो नहीं कि हॉस्पिटल में जाओगे या फिर बाद में
किसी मंदिर में जाओगे, फायर मस्जिद में स्टेशन जाओगे, जाओगे, कहाँ जाओगे? पुलिस स्टेशन जाओगे। पुलिस स्टेशन। ठीक है, तो पुलिस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे आता है। कोई भी क्राइम होता है उसमें, चाहे सिविल क्राइम हो, चाहे फिर क्रिमिनल उसमें कोई इन्वॉल्व हो, तो जो भी कैसा भी कोई केस हो, उसमें सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा या फिर इंफॉर्मेशन रजिस्टर कौन करेगा? पुलिस करेगा। डायरेक्ट आप कोर्ट के पास नहीं जाओगे, पुलिस के थ्रू आप कोर्ट के पास जाते हो। ठीक है, तो पुलिस का क्या रोल होगा ऐसे क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, उसको देखते हैं। द पुलिस एंड द कोर्ट टुगेदर हेल्प द गवर्नमेंट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन कंट्री। कोर्ट और पुलिस दोनों मिलकर काम करते हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर इन ए डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीएम, जिसको आप एक आईएएस ऑफिसर भी बोलते हैं, इसका काम जो है ये डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। लॉ एंड ऑर्डर मतलब कि शांति बनाए रखना। काम जो है, कोई भी काम अगर हो रहा है तो वो कानून के हिसाब से हो रहा है, इसको बोलते हैं क्या? लॉ एंड ऑर्डर। द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड अदर पुलिस ऑफिसर्स वर्क अंडर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो जो एसपी जो होते हैं, एक जिला के एसपी, वो उस डीएम के या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर काम करते हैं, मतलब कि उसके सबऑर्डिनेट वो होते हैं। ठीक है, तो एक डिस्ट्रिक्ट में सबसे ऊपर कौन ऑफिसर, एक डिस्ट्रिक्ट में सबसे ऊपर कौन ऑफिसर होगा? बताओ। पीटी फर्स्ट एग्जाम चल रही, रोल नंबर 5 अरे सर वहाँ पे जो डीजीपी, बाहर जा। डीजीपी ने अभी बताया ना मैंने, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो कलेक्टर होंगे उस डिस्ट्रिक्ट के। आईएएस से क्या बनते हैं? अरे बेटा बताओ, आईएएस से क्या सर तो बनते आप हैं? तो सर सर आई तो क्या? आईएएस बनते हैं ना। और आईएएस की हम्म। पोस्टिंग कहाँ होती है? डिस्ट्रिक्ट सर में। सबसे हाई डिस्ट्रिक्ट में एज ए कलेक्टर, उसको क्या बोलते हैं? Yes. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इसी पोस्ट का, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इसी कलेक्टर पोस्ट को नहीं। शॉर्ट फॉर्म में कई बार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं, मतलब डीएम भी बोलते हैं इसको। कभी बताएंगे आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही डीएम होता है, क्यों होता है, फिर कभी बताएंगे। लेकिन आप अभी समझो कि एक डिस्ट्रिक्ट में सबसे ऊपर पोस्ट पे कौन है? कलेक्टर, जिसको क्या बोलेंगे? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर डीएम। उसके नीचे, जस्ट नीचे, पुलिस व्यवस्था को एक्चुअल में जो मेंटेन करेंगे वो कौन? एसपी। सुना है? एसपी, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। यस सर। और एसपी के अंडर में पूरी पुलिस फोर्स जो है वो काम करती है। अलग अलग पुलिस स्टेशन होते हैं, उसमें अलग अलग मतलब कि ये जगह पे वो लोकेटेड रहते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक्चुअल में पुलिस को मेंटेन करने का काम या फिर उसको मैनेज करने का काम कौन करेगा? एसपी। ठीक है, और एसपी किसके गाइडेंस में काम करता है? डीएम के गाइडेंस में, कलेक्टर के गाइडेंस में। ठीक है, ईच पुलिस स्टेशन हैज एन इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। अब मैंने बताया कि जो अच्छा, जो डिस्ट्रिक्ट में जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, जो एसपी होते हैं, उसके अंडर में कई ऐसे मतलब कि सबऑर्डिनेट ऑफिसर होते हैं, जो कि एक्चुअल में कुछ ब्लॉक में डिवाइडेड है अपने ये पुलिस स्टेशन या फिर पुलिस सिस्टम, जिसको आप बोल सकते हैं कि सब डिवीजन। अब सब डिवीजन जो होता है उसको जो हेड करता है, मतलब कि उसको एक तरह से इंचार्ज कौन होता है? वो होता है एक्चुअल में डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको डीएसपी बोलते हैं। तो डीएसपी जो होते हैं वो किसके अंडर में काम कर रहे हैं यहाँ पे? अरे बताओ। डीएसपी एसपी के अंडर में काम करते हैं। एसपी होते हैं एक जिले में, देखो हाँ। एक डिस्ट्रिक्ट में सबसे ऊपर कलेक्टर, कलेक्टर से जस्ट नीचे सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी, एसपी से नीचे डीएसपी। तो एक जिले में काफी डीएसपी होते हैं, ऐसे नहीं कि एक डीएसपी होता है। डीजीपी तो वो तो पुलिस के सबसे बड़े हेड होते हैं पूरे स्टेट में। मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, स्टेट की बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जो ये डिवीजन के जो हेड होते हैं, मतलब अलग अलग डिवीजन में बांट देते हैं पूरे जिले को, उसके जो हेड होते हैं उसको बोलते हैं डीवाईएसपी या फिर डीएसपी। ठीक है, और आपने सुना होगा राजस्थान में एक एग्जाम लगती है आरएस। यस सर। तो आरएस एग्जाम से जो पुलिस विभाग में जो जाते हैं वो कौन सी पोस्ट पे जाते हैं? डीएसपी की पोस्ट पे। ठीक है, और आईएएस के एग्जाम से डीएसपी सर, डीएसपी वही ना जो स्टेट में सबसे मतलब बड़ा पुलिस, वो डीजीपी है। डीजीपी होते हैं बेटा वो। तो फिर सर डीएसपी क्या होते हैं? एसपी। चलो एक काम करते हैं, पहले आपको इसकी हायरार्की समझाते हैं। समझा दो सर, कहानी सुना दो। कहानी देखो यहाँ पे, सर सुन लिए। ये है पूरा स्टेट, ये है स्टेट। स्टेट में क्या है? क्या टाइम हो गया? अरे देखो, स्टेट में छोटे छोटे क्या होते हैं? ये है ब्लू कलर से जो है, ये है डिस्ट्रिक्ट। छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट होते हैं एक स्टेट में। अब देखो स्टेट में जो पुलिस है वो तो अलग है, मतलब सबसे ऊपर जो पुलिस का हेड होता है उसको बोलते हैं डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, फिर उसके नीचे एक्चुअल में जो एक
जो सब जो ऑफिसर्स होते हैं वो एक्चुअल में जिसको आप बोल सकते हैं कि डेप्यूटी जनरल ऑफ पुलिस वो होता है। फिर उसके नीचे होता है डीआईजी, जो अलग अलग ये क्या बोलते हैं, पुलिस को पूरे को डिस्ट्रिक्ट में, मतलब इसको बाउंड्री में नहीं काट मान सकते आप। डीआईजी जो होते हैं ये पुलिस की अलग अलग रेंजेज होती है। रेंजेस का मतलब होता है अलग अलग उसमें रीजन बनाए गए हैं पूरे स्टेट में, तो उसके हेड होते हैं डीआईजी। अब डीआईजी के नीचे भी होता है, उसको फिर बाद में बोलते हैं डिप्यूटी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल। फिर उसके अंडर में आते हैं ये एसपी, जो कि डिस्ट्रिक्ट को संभालते हैं। मतलब कि डिस्ट्रिक्ट में जो हेड होगा पुलिस का उसको क्या बोलेंगे, एसपी। डिस्ट्रिक्ट में जो पुलिस का हेड है उसको क्या बोलेंगे, एसपी। एसपी से ऊपर बहुत सारी हायरार्की है, उसमें नहीं जा रहे अभी अपन, उसके ऊपर नहीं जा रहे अभी, आप एक डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट में जो एसपी है उसके अंडर में कौन आएंगे, डीएसपी या फिर डीवाईएसपी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, एसपी पे अगर आपको सेलेक्ट होना है, मतलब कि अगर आपको डिस्ट्रिक्ट का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनना है तो आपको आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। आईएएस के एग्जाम में जो सेकंड जो चॉइस होती है वो लोगों की वो आईपीएस होती है। आईपीएस जो सर्विस होती है इंडियन पुलिस सर्विस, उससे क्या बनते हैं, एसपी। आईएएस जो सर्विस होती है उससे क्या बनते हैं, कलेक्टर। तो डिस्ट्रिक्ट में सबसे ऊपर कौन, कलेक्टर। तो कलेक्टर और एसपी बनने के लिए आपको कौन सी एग्जाम क्वालिफाई करनी पड़ती है, अरे बताओ, कलेक्टर और एसपी बनने के लिए कौन सी एग्जाम क्वालिफाई करनी पड़ेगी, एक ही एग्जाम होती है, उसको बोलते हैं सिविल सर्विसेज। अगर आपकी रैंक अच्छी है, हाँ, अगर आपकी रैंक अच्छी है और आपने फर्स्ट प्रायोरिटी की जो आपकी पोजीशन है वो आईएएस है और उतने आपके मार्क्स हैं तो आपको आईएएस बना देते हैं, मतलब कलेक्टर बना देते हैं। और अगर रैंक आपकी कम है, ऐसा होता है ना कि अच्छी रैंक वालों को अच्छी पोस्ट और जो कम रैंक होती है उनको कम खराब पोस्ट, खराब तो नहीं बोल सकते लेकिन अच्छी पोस्ट, ये मतलब सबसे अच्छी पोस्ट कलेक्टर, उसके बाद में आईपीएस लोग प्रेफर करते हैं। तो वो आईपीएस बनते हैं, वो क्या बनते हैं एक्चुअल में, एसपी बनते हैं। अब इससे ऊपर जो है ना प्रमोशन से वो ऊपर से ऊपर हायरार्की में जाते जाते हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि एक एसपी के नीचे कौन काम करता है, डीवाईएसपी। अगर आपको डीवाईएसपी बनना है तो आपको आरएस का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। आरएस जो होती है वो आईएएस से भी नीचे, आईपीएस से भी नीचे होता है। हाँ, उससे भी नीचे होते हैं। आईएएस जो है एक्चुअल में स्टेट लेवल की एग्जाम है, जो हर स्टेट अपना अपना करवाता है। अपना यहाँ पे राजस्थान का स्टेट अपनी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के लिए करवाता है, तो इसको बोलते हैं राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज। ठीक है, इसलिए इसका फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म क्या है, आरएएस। तो यहाँ से अगर आपको अच्छी रैंक मिलती है, आरएएस एग्जाम में अगर आपको अच्छी रैंक मिलती है तो आप क्या बनते हो, आप बनते हो एसडीएम। एसडीएम क्या होता है एक्चुअल में, जो डीएम जो होते हैं, मतलब कि जो कलेक्टर होते हैं, उनके अंडर में कुछ डिवीजन होती है, उनका हेड कौन होता है, एसडीएम। जैसे एसपी के नीचे ये डीवाईएसपी होता है ना, वैसे कलेक्टर के नीचे एसडीएम काम करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अच्छी रैंक है तो आपको मिलेगा एसडीएम, और अगर आपको पुलिस फोर्स में जाना है तो यहां से बनते हैं क्या, आरपीएस, राजस्थान पुलिस सर्विस। और यही क्या होते हैं, यही होते हैं डीवाईएसपी। आया समझ में? सर वो नॉर्मल पुलिस भी इसी एग्जाम से बनते हैं क्या, आईपीएस? अभी बता रहा हूँ ना बेटा, सारी टेंशन खत्म कर दूंगा। यहां तक समझ में आया, डीवाईएसपी आपको बना दिया मैंने क्या, डीएसपी। यस सर। अब नीचे चलें। देखो, मैं आपको बता रहा था कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे ऊपर कौन, दो तरह के डिपार्टमेंट, एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। तो इसमें जो सबसे ऊपर की पोस्ट है वो किसकी, कलेक्टर। एक होता है पुलिस डिपार्टमेंट, उसमें सबसे ऊपर की पोस्ट किसकी, एसपी की। यहां तक समझ में आ गया? अगर आपको ये दोनों बनने हैं तो आपको कौन सी एग्जाम क्वालिफाई करनी पड़ती है, सिविल सर्विस। सिविल सर्विस जिसको आप क्या बोलते हैं, आईएएस। ठीक है, अगर आपको कलेक्टर या एसपी बनना है तो आपको आईएएस एग्जाम से क्वालिफाई करोगे, अच्छे मार्क्स आएंगे कलेक्टर बनोगे, थोड़े कम मार्क्स आएंगे तो आप एसपी बनोगे। एसपी जो होता है कलेक्टर के जस्ट नीचे होता है। ठीक है, इसके बाद में नंबर आता है कौन, कलेक्टर में जो नीचे जो काम करते हैं उनको बोलते हैं एसडीएम। इसको बोलते हैं एक्चुअल में एसडीएम। ठीक है, और एसडीएम, और यहां से अगर आपको एसडीएम बनना है तो आपको क्या क्या क्वालिफाई करना पड़ेगा, आरएस की एग्जाम। ठीक है, कलेक्टर से ऊपर अगर कोई पोस्ट जैसे सेक्रेटरी है या फिर बाद में और है तो वो तो आप प्रमोशन से जा सकते हैं, मैक्सिमम आप कलेक्टर डायरेक्ट बन सकते हैं। आरएस से एसडीएम बनने के बाद में भी कलेक्टर बन सकते हैं प्रमोशन से। इधर जो एसपी होते हैं उसके नीचे होता है डीएसपी, और ये भी आपको आरएस एग्जाम से बनते हैं, और इसको बोलते हैं आरपीएस सर्विस। एसपी को बोलते हैं आईपीएस सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, और इसको राजस्थान पुलिस सर्विस। ये दोनों इक्वलेंट है लगभग, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो हायरार्की में एसडीएम, फिर उसके बाद डीवाईएसपी, क्योंकि पुलिस सिस्टम को एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से एक कदम नीचे माना जाता है। काम दोनों मिलके साथ करते हैं, साथ मिलके काम करेंगे और मैनेज चीज़ों को वही दोनों मिलके ही करेंगे। लेकिन अगर किसी ने ऑर्डर, जैसे एसडीएम ने ऑर्डर दिया तो उसको फॉलो करवाने का काम होता है
DYSP का। यहां तक समझ में आया? यस Yes, सर। sir. ये जो DYSP होता है इसी को कई बार DCP बोलते हैं, ठीक है, DCP या फिर सर ये ACP। डीजेपी लिख रखा है सर, आप डीवाईएसपी क्यों बोलते हो सर, वाई क्यों बोलते हो बीच में? बोलते हैं डेप्यूटी, नाम। वो डेप्यूटी का जो वाई आता है ना वो इसलिए उसमें। तो ये हो गया, ठीक है। अब अंजनी बोल रही थी कि सर इससे नीचे अगर कोई इंस्पेक्टर होते हैं, सब इंस्पेक्टर होते हैं, वो कैसे बनते हैं? तो बेटा इससे नीचे जो पोस्ट होती है उसको बोलते हैं इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर के लिए अलग से एग्जाम नहीं होती है, सब इंस्पेक्टर के लिए एग्जाम होती है। जो इंस्पेक्टर के अंडर में काम करते हैं कौन? सब सर टू फिर इंस्पेक्टर। सर फिर वो 2 स्टार 3 स्टार किसको कहते हैं? बताते हैं अभी आपको। तो सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट होती है ना, यहाँ पे डायरेक्ट एग्जाम होती है, और वो एग्जाम होती है एक्चुअल में स्टेट अपने आप से कंडक्ट करवाता है, जिसको बोलते हैं जैसे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम, ठीक है। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे सब सेलेक्ट होगे ना, तो यहाँ पे एक्चुअल में सब इंस्पेक्टर की जो यूनिफॉर्म होती है उसके ऊपर 2 स्टार होते हैं। कितने स्टार? 2 स्टार। इंस्पेक्टर की जो पोस्ट होती है उसके यूनिफॉर्म में 3 स्टार होते हैं, यस सर। ठीक है। और तो डीसीपी बोलते और हैं ना एसीपी, 2 स्टार से बात करनी है, 3 स्टार से बात करनी है, डीजीपी से बात करनी है, किससे बात अब करनी सुनो, एसीपी और डीसीपी जो होते हैं ना उनके भी 3 स्टार होते हैं, लेकिन इनके 3 Yes, स्टार में sir. थोड़ा सा यूनिफॉर्म में डिफरेंट होता है कि इनके अलग से एक स्ट्रिप होती है, वो नहीं होती है। यहाँ पे इंस्पेक्टर के वो हाँ स्ट्रिप सर होती है, वो लेकिन यहाँ पे वो रस्सी स्ट्रिप नहीं सी होती है। नहीं होती है सर, उनके हाथ के पास से वो रस्सी नहीं होती सर। रस्सी वाली नहीं, रस्सी वाली नहीं, एक अलग से यहाँ पे पुलिस की स्ट्रिप होती है, वो नहीं होती है, ठीक है। और ये जो होते हैं क्या बोलते हैं, डीवाईएसपी। डीवाईएसपी में भी इसी तरह से, एक्चुअल में ये डीसीपी एसीपी और डीवाईएसपी ये लगभग इक्वलेंट ही होते हैं। तो इनके बताया 3 स्टार प्लस में वो यहाँ पे वो पट्टी नहीं सर होती है। इनका सर वेतन कितना होता है? अरे वेतन बाद में बात करेंगे। एसपी जो होते हैं, एसपी में स्टार नहीं होते, एसपी में क्या होता है, अशोक स्तंभ। अशोका का जो साइन है, जो अपना एक्चुअल में वो सर इनके कंधों पे होता है, वो सर इनके माथे हाँ, पे, वो हेड माथे के पे नहीं ऊपर, होता हेड है, के यहाँ ऊपर, पे शोल्डर पे, शोल्डर पे वो अशोक स्तंभ जो है वो यहाँ पे होता है। तो ये जो है सर पुलिस की हेड पे हायरार्की भी है। होता अब है सुनो सर। मेरी बात, सुनो मेरी बात, हाँ। कि यहाँ पे जो हायरार्की मैंने बताई है इसमें देखना जो अपना क्रिमिनल जो सिस्टम है वो कहाँ काम करेगा। कहाँ? देखो मैंने आपको बता दिया कि एसपी कहाँ पे काम करते हैं। एसपी काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट में। एसपी कहाँ काम करते हैं बेटा? डिस्ट्रिक्ट में। ये जो है ये डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं। Straight. इसके बाद में जो डिवीजन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डिवीजन होते हैं, उसमें डीवाईएसपी होते हैं। इनकी जो एक्चुअल में स्ट्रेंथ होती है ये 5 to 10 वेरी कर सकती है, कितना भी यहाँ पे ये हो सकता है, कितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं डीवाईएसपी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इंस्पेक्टर क्या करते हैं? इंस्पेक्टर जो आपने देखा होगा कि पुलिस स्टेशन होते हैं, तो जो पुलिस स्टेशन जो होते हैं उसमें जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है वो कौन होता है? इंस्पेक्टर, ठीक है। कई कई पुलिस स्टेशन छोटे पुलिस स्टेशन होते हैं जिसमें मतलब कि पॉपुलेशन के हिसाब से वो छोटे होते हैं, तो वहां पे एक्चुअल में हेड कई बार सब इंस्पेक्टर भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम कंडीशन यही होती है कि इंस्पेक्टर जो है वो पुलिस स्टेशन के हेड होते हैं, ठीक है। तो जब आप किसी भी कोई क्राइम अगर आपके साथ होता है तो आप अगर उसका कंप्लेंट जब लिखवाने जाते हो तो उस पुलिस स्टेशन में सबसे ऊपर का जो ऑफिसर आपको मिलेगा वो कौन मिलेगा? इंस्पेक्टर। आप वहां पे जाके बोलो कि नहीं मुझे तो एसपी से बात करनी है, तो एसपी आपको पुलिस स्टेशन में नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको कहां जाना पड़ेगा एसपी से मिलने के लिए? बताओ। एसपी से पहले सर पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में तो सबसे ऊपर के ऑफिसर कौन होते हैं? इंस्पेक्टर। एसपी से मिलने के लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहां पे, डेल्टा टू अल्फा। ठीक है। तो ये समझ में आया? अब देखो यहाँ पे वही बात जो अभी मैंने समझाई है, अब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। एक बार इसको हटा देते सर आईएएस तो सर जो मन करता है वही पहन लेता है ना। नहीं आईएएस की भी यूनिफॉर्म होती है, उसमें 3 हैं। नहीं, एक्चुअल में उनकी यूनिफॉर्म नहीं होती, लेकिन यूनिफॉर्म में डिसेंसी जरूर होती है। जैसे एक सर वो खुद टीचर का एक बैच भी लगाते हैं सर, खुद के नाम अरे का एक बैच सुनो। लगाते हैं सर वो। सुनो आप, जैसे टीचर की कोई यूनिफॉर्म नहीं होती, लेकिन टीचर ऐसा नहीं है कि जींस और फिर बाद में वो क्या बोलते हैं कुछ भी पहन के निकल लिए, शॉर्ट्स पहन के निकल लिए, फिर चप्पल पहन के निकल लिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक डिसेंसी मेंटेन करनी पड़ती है। नहीं ना चप्पल नहीं, मतलब पुलिस सैंडल पर पहन लिए। अरे कुछ भी मतलब कि ऐसे अजीब सा नहीं पहन के जाते, वो नॉर्मल डिसेंसी होनी चाहिए कपड़ों में, तो वो कपड़े वो पहनते हैं, ठीक है। चलो मैं आपको बता रहा था, देखो सुनो यहाँ पे, द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड अदर पुलिस ऑफिसर्स वर्क अंडर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड ईच डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इनटू 5 और 6 सब डिवीजन। जो सब डिवीजन होती है वहां पे कौन? एसडीएम और डीवाईएसपी अंडर द चार्ज ऑफ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो डीवाईएसपी ये हो गए डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ईच पुलिस स्टेशन हैज एन इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। तो मैंने बताया एक पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर होते हैं, सब इंस्पेक्टर भी होते हैं वहां पे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होते हैं, सब इंस्पेक्टर फिर उसके नीचे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर उसके नीचे हेड कांस्टेबल और फिर उसके नीचे कांस्टेबल। ये हायरार्की अपने जो पुलिस सिस्टम है उसमें होती है। एन एफआईआर इज फाइल्ड एट द पुलिस स्टेशन अंडर हुज जुरिडिक्शन इज अ क्राइम हैज अकर्ड।
जिस जगह पे आपने वो जो क्राइम हुआ है उसी एरिया के पुलिस स्टेशन में वो FIR लॉज होती है। इट इज ओनली व्हेन एन FIR इज लॉज्ड दैट इन्वेस्टिगेशन कैन बिगिन, और वहीं से वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज सर्टेन फंडामेंटल राइट्स टू एवरी अरेस्टेड पर्सन। किसी को भी अगर अरेस्ट भी किया जाता है तो उसके भी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं और उनको फॉलो करना पुलिस की भी जिम्मेदारी होती है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी अरेस्टेड पर्सन हैज द फॉलोइंग राइट्स। क्या क्या राइट्स होते हैं उनको देखो। कभी अगर आपको गलती से पुलिस ने पकड़ लिया तो आपके कुछ राइट्स होते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। द राइट टू बी इन्फॉर्म एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड, मतलब कि आपको ये जानने का अधिकार है कि आपको पुलिस ने क्यों पकड़ा है। पुलिस का ये बताने का अधिकार बताने का ड्यूटी होता है उसका कि आपको बताया कि आपको इस पर्टिकुलर क्राइम में आपको अरेस्ट किया गया है। द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, मतलब कि अगर आपको अरेस्ट किया है तो 24 आवर्स में आपको किसी ना किसी मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रोड्यूस किया जाएगा, ये बताने के लिए कि हमने पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट किया है। और फिर वो जो मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि इनको मतलब कि जेल में रखा जाए या फिर बाद में इनको छोड़ दिया जाए। तो वो जो है 24 आवर मैक्सिमम है, 24 आवर में आपको प्रोड्यूस करना कंपलसरी है। और अगर आप महिला हैं और महिला को इस तरह से अरेस्ट किया जाता है तो महिला को रात में जो पुलिस स्टेशन होता है अगर उसमें अरेस्ट किया जाता है तो रात के टाइम पे उसके साथ में महिला कांस्टेबल का होना कंपलसरी है, ठीक है। और ऐसे जो केसेस होते हैं उसमें महिलाओं को मतलब कि जब अरेस्ट किया जाता है, जैसे नाइट हो या फिर दिन हो, उसी वक्त मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाना कंपलसरी है, ठीक है। नेक्स्ट है क्यों द सर? राइट। क्यों सर, ये तो नाइंसाफी है सर। नाइंसाफी नहीं है बेटा, ये महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए है। ये ऐसे नहीं कि हर किसी को जब कभी भी अरेस्ट कर लिया। द राइट सर नॉट टू बी। ये बात अपने सर डेमोक्रेसी में गलत है सर। ये कुछ लड़कियां होती है ना सर, वो गंदी होती है, ऐसे झूठा नाम लगा देती है बेचारों का। तो सर ऐसी गंदी बात है सर। हमेशा अपने है ना इंडिया में सर गर्ल्स को ज्यादा राइट्स दिए जाते हैं ऐसे मामलों में, तो कि हाँ हाँ ये लड़की सही बोल रही है। यहाँ पे एक्स्ट्रा राइट नहीं है बेटा। एक्चुअल में यहाँ पे किसी सुनो मेरी बात, यहाँ पे महिलाओं को एक्स्ट्रा राइट नहीं है। महिलाओं के एक्चुअल में उनकी डिग्निटी को बनाए रखने के लिए चीज रखी गई है कि महिलाओं को नाइट में अरेस्ट करते हैं तो पुलिस स्टेशन में मैक्सिमम ऐसे होता है कि पुलिस स्टेशन में मैक्सिमम जो एम्प्लॉयड जो वहाँ पे पर्सन होते हैं वो क्या होते हैं, मेल होते हैं। तो मेल में वो सहेज फील ना करे, मतलब कि कंफर्टेबल फील ना करे, इसीलिए वहाँ पे फीमेल का होना कंपलसरी है। फीमेल कांस्टेबल का वहाँ पे होना कंपलसरी है। ऐसे नहीं है कि उसको अलग से ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। अच्छा सर, ये कस्टडी का मतलब क्या होता है सर? कस्टडी का मतलब होता है, नहीं कस्टडी का मतलब होता है किसी को टेम्पोरेरी अरेस्ट करना, उसको बोलते हैं कस्टडी। नेक्स्ट देखो द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी, मतलब कि किसी को मार पीट नहीं सकते आप, किसी को परेशान नहीं कर सकते जब आपने किसी को जेल में रखा है। कन्फेशंस मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड। अब देखो तनु बार बार बोल रही थी कि सर वो उनको पकड़ते हैं, पूछताछ करते हैं, मारपीट के उनसे ये मनवा लेते हैं कि हाँ तुमने क्राइम किया कि नहीं किया। इसलिए अपने जुडिशियल जो सिस्टम है उसमें पहले से लिख दिया कि अगर आपने इस तरह से किसी को कस्टडी में लिया है और उससे अगर उसने कस्टडी में कोई अगर स्टेटमेंट दिया है, मतलब कि कोई भी स्टेटमेंट ऐसे बोला हो कि मैंने क्राइम किया है, तो भी वो वैलिड नहीं होगा। मतलब कस्टडी में कही गई बात को कोई वैलिडिटी प्रोवाइड नहीं करवाई गई है, ठीक है। जबरदस्ती अगर आप उससे बुलवाते हो तो भी नहीं, और अगर उसने मन से बोला है तो भी नहीं, क्योंकि जुडिशरी को भी पता है कि पुलिस स्टेशन में किस तरह से टॉर्चर करके चीजों को लिखवा लिया जाएगा। तो इसलिए पुलिस कस्टडी में अगर किसी को अरेस्ट किया गया है, रखा गया है, तो उसको वहां पे अगर उसने कुछ कंफेशन किया, मतलब उसने कुछ कबूल किया है कोई क्राइम, तो वो जो है किसी कोर्ट में एक्सेप्टेबल नहीं होता है। ए बॉय अंडर 15 years of age and woman cannot be called to police station only for cautioning, मतलब कि 15 ईयर से कम के बच्चे और महिलाएं, उनको एक्चुअल में सिर्फ क्वेश्चनिंग के लिए उनको पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जा सकता। मतलब कि पूछताछ के लिए उनको पुलिस में, सिर्फ पूछताछ के लिए उनको पुलिस में नहीं रखा, पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जाता, ठीक है। तो ये पुलिस का रोल है। कल हम इसमें देखेंगे कि एक FIR, हाँ बोलो आश्वी। तो मतलब कि कोई है ना कोई बच्चा अगर कोई क्राइम कर देता है 15 इयर्स का, तो उससे मतलब उससे पूछताछ करने उसके घर पे। एक्चुअल में जो माइनर्स होते हैं 15 ईयर से कम के बच्चे जो होते हैं, अगर उन्होंने कोई क्राइम किया है तो उनकी कस्टडी पुलिस स्टेशन में नहीं होती है, उनकी कस्टडी होती है जो चाइल्ड एक्चुअल में उनके लिए अलग से वो होते हैं। सुनो तो बेटा, 15 मिनट हो गई। हाँ चाइल्ड के लिए अलग से वहां पे एक्चुअल में कस्टडी हाउसेज होते हैं, उसमें उनको रखा जाता है, पुलिस स्टेशन में उनको नहीं रखा जाता।
तो देखो आज की क्लास तो में तो यही वुमेन्स है। को भी। हाँ, वुमेन्स के लिए तो पुलिस स्टेशन है ही। यस सर। देखो आज की क्लास में तो इतना ही है। कल हम इसमें देखेंगे कि एक एफआईआर लॉन्च होने से स्टार्ट होगा कोई क्राइम, सॉरी कोई केस, और फाइनल जजमेंट तक वो केस कैसे काम करता है, पुलिस क्या काम करती है वहाँ पे, कैसे वहाँ पे लॉयर जो होते हैं, अलग अलग एडवोकेट होते हैं, वो कैसे उसमें अपनी अपनी बात रखते हैं कोर्ट में, और क्या क्या उनको बोला जाता है, पूरी प्रोसीडिंग को अपन कल देखेंगे। और आज की क्लास में इतना ही है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।